हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गुप्त काल। गुप्त काल हमारे लिए हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, पुलिस की, पटवार की, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम गुप्त काल में जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजा है वो 3 राजा है, जिनको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो गुप्त काल है उसके जो संस्थापक है वो कौन है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, गुप्त काल, गुप्त वंश है। तो इसके संस्थापक भी कौन है, वो भी है गुप्त। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आगे श्री लगाना है। क्या है, श्री गुप्त। अब हम देखते हैं कि इनके जो संस्थापक है वो तो श्री गुप्त है, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। फ्रेंड्स, आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं तब हमने उसमें पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, वैसे ही ये पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त प्रथम। जब भी हम गुप्त काल को पढ़ेंगे तब यहाँ पे 2 चंद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसलिए आप इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो मौर्य वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो राजा बनेंगे वो इनके ही पुत्र समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनेंगे, समुद्रगुप्त के जो पुत्र होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 3 जो राजा है, ये तीनों राजा हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन 3 राजा में से ही एक आध क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो है श्री गुप्त। फिर जो वास्तविक संस्थापक वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और फ्रेंड्स, जो विष्णुगुप्त है ये क्या है, अंतिम शासक। गुप्त वंश के अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो संस्थापक है वो श्री गुप्त, वो संस्थापक थे। इसके बाद एक और राजा हुए थे, घटोत्कच। इन दोनों राजाओं तो हुए, लेकिन ये स्वतंत्र राजा नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि। और कहते हैं कि जो उस समय में जो महाराज की जो उपाधि धारण करते थे वो कौन धारण करते थे, तो वो करते थे सामंत। ठीक है, जो सामंत होते थे वही महाराज की उपाधि को धारण करते थे। मतलब वो क्या थे, एक तरीके से राजा नहीं थे, वो तो क्या थे, गुलाम थे किसी के। और वो किसके गुलाम थे, तो वो थे कुषाणों के। मतलब वो कुषाणों के सामंत थे, वो स्वतंत्र राजा नहीं थे। और जो स्वतंत्र राजा हुए वो हुए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त वंश की जो राजधानी है वो राजधानी कौन सी थी, तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के टाइम में भी हमने पढ़ी थी, उनकी राजधानी भी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। वर्तमान में बिहार की जो पटना है वही उस समय में क्या थी, पाटलिपुत्र थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय में 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। ठीक है, ये 2 राजधानियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फिर हम देखते हैं कि जो के.एम. मुंशी है वो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग या स्वर्णिम युग या क्लासिकल युग भी इसको कहते हैं। वो कहते हैं कि जो गुप्त काल था वो गुप्त काल सबसे अच्छा समय था भारत का। ठीक है, भारतवर्ष का जो स्वर्ण युग था गुप्त काल। ठीक है, किसके अनुसार, के.एम. मुंशी के अनुसार। अब हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश की जो गुप्त काल है, जो गुप्त थे उनकी जो उत्पत्ति है वो किस वर्ण की है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। और जो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं वो अपने अनुसार अलग अलग उनके मत देते हैं। तो किस विद्वान के अनुसार इनकी उत्पत्ति क्या बताई गई है, तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो R.C. मजूमदार हैं वो कहते हैं कि जो गुप्त थे ये तो क्या थे, क्षत्रिय थे।
फिर काशी प्रसाद जायसवाल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो शूद्र थे, ठीक है। और जो काशी प्रसाद है ये किसके अनुसार इनको शूद्र मानते हैं, तो ये मानते हैं एक संस्कृत का नाटक है जिसका नाम है वज्जिका, ठीक है। इस वज्जिका को आपको ध्यान रखना है। और वज्जिका के कौमुदी महोत्सव के अनुसार वो कहते हैं कि जो गुप्त थे वो तो क्या थे, शूद्र थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हेमचंद्र चौधरी है वो इनको ब्राह्मण मानते हैं। हेमचंद्र चौधरी कहते हैं कि ये ना तो क्षत्रिय थे ना ही शूद्र थे, ये तो क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन जो दूसरे विद्वान हैं जैसे कि हम देखते हैं रोमिला थापर व रामशरण शर्मा और भी विद्वान हुए हैं जो गुप्तों को मानते हैं कि ये तो क्या थे, वैश्य थे, ठीक है। ये इनको क्या मानते हैं, वैश्य मानते हैं। और अगर आगे जाके ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में कि गुप्त जो लोग थे, गुप्त उनकी जो उत्पत्ति है किस वर्ण के आधार पर मानी गई है, तो आप इसमें अगर ये चारों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप उस समय करके आओगे वैश्य, क्योंकि जो अधिकतर जो विद्वान हैं वो गुप्त को वैश्य से ही इनकी उत्पत्ति को मानते हैं। जो अधिकतर जो विद्वान हैं वो इनको क्या मानते हैं, वैश्य मानते हैं, इसलिए आप इसको क्या करके आओगे, वैश्य करके आओगे। फिर हम देखते हैं कि जो दो राजा हुए जिन्होंने महाराज की उपाधि को धारण किया वो थे श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो ये क्या थे, श्रीगुप्त जिन्होंने संस्थापना की गुप्त वंश की, और घटोत्कच जिन्होंने महाराज की उपाधि को धारण किया, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद जो वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के वो है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक का है, तो इनका कार्यकाल है 319 से 335 तक का, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो प्रथम है इन्होंने अपना शासनकाल कब से स्टार्ट किया, 319 से। तो उन्होंने एक संवत चलाया, गुप्त संवत, ठीक है। इन्होंने 319 गुप्त संवत चलाया, लेकिन कहते हैं कि इसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। इसका जो प्रयोग है वो किसने किया, वो किया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। और किस में किया गया, तो इसका प्रयोग किया गया मथुरा अभिलेख में, जिसके बारे में हम जब आगे अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस मथुरा अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 319 गुप्त संवत है इसका जो चलन किया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किस अभिलेख में, मथुरा अभिलेख में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इनको द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक भी माना गया है। और किसके द्वारा माना गया है, तो हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा इनको द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक भी माना गया है। और फ्रेंड्स आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि कौन सी थी, वो थी महाराजाधिराज की उपाधि। और जो गुप्त वंश में ये पहले ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। आपको इसमें दो बात याद रखनी है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 गुप्त संवत का चलन किया, लेकिन उसका जो प्रयोग किया वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और दूसरा आपको जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। और ये गुप्त वंश में पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। प्रथम राजा यही थे महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करने वाले। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये क्या है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो प्रथम है इनका विवाह किससे हुआ और इनकी जो पुत्र कौन हुए, इनके बाद जो राजा कौन हुए, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनका विवाह किससे हुआ, लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। और वर्तमान में जो लिच्छविनी है वो कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स वो है नेपाल में। मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय में जो दूसरे जो देशों से उनसे भी संबंध काफ़ी क्या थे, अच्छे थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इनकी जो विवाह था वो लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और जो इनका जो पुत्र था वही क्या था, समुद्रगुप्त, ठीक है। इनका पुत्र ही क्या था, समुद्रगुप्त उनके पुत्र का नाम था। और कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त ने विवाह के उपलक्ष्य में एक सिक्का चलाया था, वो सिक्का क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस सिक्के में
सबसे पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ ही इसमें लिच्छविनाय शब्द का उल्लेख किया गया है। एक जो सिक्का है, एक तरफ तो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र है और दूसरी तरफ क्या है, लिच्छविनाय शब्द लिखा हुआ है, अंकित किया गया है। और इस सिक्के के क्या क्या नाम है तो वो भी एक बार देख लीजिए। इस सिक्के को राज दमयंती सिक्का कहते हैं और इस सिक्कों को चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का भी कहते हैं। और आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि इस सिक्के को स्मारक स्वर्ण मुद्रा भी कहते हैं। ये पहली गुप्तों के द्वारा चलाई गई सोने की मुद्रा थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने भरे दरबार में अपने बेटे समुद्रगुप्त को राजा घोषित किया और वो संन्यास लेकर स्वयं चले गए। ठीक है, स्वयं संन्यास लेकर चले गए। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका जो कार्यकाल है वो 319 से 350 भी कहीं किसी बुक में दिया होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका जो डेथ हुई थी, वो जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु कब हुई थी तो 350 में हुई थी। और कहते हैं कि उस समय में अगर जो पहले वाला राजा के जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक दूसरा राजा नहीं माना जाता, इसलिए किसी बुक्स में हो सकता है कि उसमें 319 से 350 इनका जो कार्यकाल दिया हो सकता है चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त को राजा बना दिया चंद्रगुप्त प्रथम ने और जो इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो कार्यकाल माना जाता है 335 से 375। किसी बुक में 350 से 375 भी हो सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है 335 से 375 समुद्रगुप्त का कार्यकाल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके जो उपनाम क्या है। बहुत सारे इनके उपनाम हैं। इनके जो पिता थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। किनके पुत्र थे, ये पुत्र थे लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी के। ठीक है, फिर इनके जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है, किसके द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कहते हैं कि इनके शरीर पे 100 घाव थे और एक घाव इजिकल टू एक युद्ध, तो 100 घाव इजिकल टू 100 युद्ध। तो इस प्रकार से मानते हैं कि इन्होंने 100 युद्ध किए और 100 युद्ध जीते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें 100 युद्धों का विजेता माना गया है, 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। और ये आपको नाम ध्यान रखना है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। जो आपको 2 नाम याद रखने हैं इनके उपनाम, तो सबसे पहले तो भारत का नेपोलियन और दूसरा है 100 युद्धों के विजेता। ये दोनों नाम हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे नाम आप चाहे ध्यान रखो ना रखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये 2 नामों को आपको रट्टा मारना ज़रूरी ही है। ठीक है, इनके बाद इनको चंद्र प्रकाश भी कहते हैं, इनको धर्म प्राचीर बंध भी कहते हैं, इनको धरणी बंध भी कहते हैं, इनको पृथ्वी न्याय प्रतिरथ भी कहते हैं, इनको कविराज भी कहते हैं, लिच्छविनी दोहित्र भी कहते हैं। ये लिच्छविनी दोहित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पुत्र थे ये किसके थे, ये लिच्छविनी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे, इसलिए ये जो क्या हो गए, लिच्छविनी के दोहिते हो गए, तो इसलिए इनको लिच्छविनी दोहित्र भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं इनके जो अभिलेख है उनके बारे में। जो समुद्रगुप्त थे, इनके जो कुछ अभिलेख है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका जो एक अभिलेख है उस पर क्या लिखा गया, इनका जो उपनाम है वो उपनाम क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है सर्वराजोत्छेता। सर्वराजोत्छेता इनको उपनाम दिया गया है। और क्या कहा गया है, इनको कहा गया है कि पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, कि मतलब जो समुद्रगुप्त है ये एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी पर निवास कर रहा है, लेकिन वो एक देवता के रूप में है। वो एक क्या है, एक देवता है। ठीक है, और इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई है, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति। फ्रेंड्स, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम जब आगे इसकी जो अभिलेख पढ़ेंगे तो उस अभिलेख में इनके जो नाम आएंगे उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो इसमें जो कुछ बातें लिखी गई है
वो आप एक बार पढ़ लिए। इसमें लिखा गया है कि कुबेर है उसके समान, तो ये क्या है, धनवान है। मतलब जो कुबेर भगवान है उनके पास जितना धन है उसी के अनुरूप इनके पास भी धन है, उनसे ही उनकी जो एक तरीके से कल्पना की गई है, एक तरीके से उनसे उनके आंकलन किया गया है। फिर इनको बताया है कि ये वरुण के समान दानी है, कि जितना इनके पास धन है उतना ही ये क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से दान भी करते हैं। ठीक है, फिर इनको क्या क्या है कि ये इंद्र के समान वीर है। इनको क्या किया गया है कि ये इंद्र के समान ही क्या है, वीर है। वीर तो हम देख ही रहे हैं कि इनके जो बारे में क्या बताया है कि इन्होंने 100 युद्ध के विजेता इनको बताया है, 100 युद्ध लड़े, तो 100 युद्ध में उन्होंने 100 युद्धों की उनमें विजय हुई, इसलिए इनको इंद्र के समान वीर बताया है। और कहा गया है कि इन्होंने तो कई लाखों गायों को दान किया है। ठीक है, लाखों गायों को क्या किया, इन्होंने दान किया। और फिर हम देखते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि जो लक्ष्मी और जो सरस्वती है उनका जो विरोध है वो सदा के लिए समाप्त हो गया, किसके कारण, समुद्रगुप्त की उदारता के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले तो इसके जो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक है, और जो अंतिम संस्थापक है वो है विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीगुप्त और जो घटोत्कच है उनकी जो महाराज की उपाधि से पता चलता है कि ये कुषाणों के क्या थे, गुलाम थे, ये स्वतंत्र राजा नहीं थे। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक है, और इन्होंने 319 गुप्त संवत का प्रचलन किया। इसका जो यूज़ किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, मथुरा अभिलेख में किया गया। फिर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, और इनसे जो पुत्र था वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर इससे आगे की जानकारी हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।